नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग 3 चयन परीक्षा के सोशल साइंस के हम लोग क्वेश्चन सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग पॉलिटी को देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा साइंस के भी पूरे डले हुए हैं, तो आप सभी चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्र अवसान करना, या किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो देखो, लोकसभा का सत्र बुलाना, सत्र आहूत और सत्र अवसान करना इसका तो रहता है, और लोकसभा का विघटन करना भी राष्ट्रपति का कार्य है, लेकिन सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी होगा। विदेशी देशों के सभी राजदूतों कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा, विदेश मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा देते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक, गैर सरकारी, धन विधेयक या कोई नहीं? तो जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, इसको पास करना पड़ता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? देखो, सभी को पता होगा, आप सभी ने यदि जो पॉलिटी पढ़ी होगी, तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है, कोई विधेयक आता है जब एक्ट पारित मतलब बिल बनने के लिए, कानून बनने के लिए, तो उसके पास एक पावर होती है, वीटो पावर। यदि वो पारित नहीं करना चाहता है तो वीटो पावर का यूज करके बिल को रोक सकता है। तो ये इसी में पूछा गया है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वो किस वीटो का प्रयोग किया है? उसमें जेबी वीटो, निलंबनकारी या अनआंतरिक वीटो? तो इसका आंसर होगा जो हमारा चौथे वाले का है, ऑप्शन नंबर बी, निलंबनकारी वीटो। अगला है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य, संघ या राज्य और संघ दोनों, या संघ और समवर्ती दोनों? तो यदि राष्ट्रपति जो होता है ये संघ और समवर्ती सूची के दोनों विषयों पर अपने अध्यादेश को जारी कर सकता है। अब आप सभी को पता होगा, शक्तियों का विभाजन है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीचों में। एक होती है राज्य सूची, एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची होती है, जिसमें अलग अलग सरकारों को कानून बनाने का अधिकार रहता है। और समवर्ती में दोनों ही, चाहे राज्य हो चाहे वह केंद्र हो, कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र के कानून को वरीयता दी जाती है और राज्य का कानून समाप्त हो जाता है यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर दोनों ने कानून बनाए हुए हैं तो। अगला है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो वो होती है राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो, या जब दोनों सत्र में ना हो? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी एक क्या होती है, जब दोनों सदन यदि सत्र में हैं तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अगला है, अध्यादेश मतलब एक ऐसी पावर जिसके तहत बिना सत्रों के मतलब सदनों में पास किए सीधा कानून बन जाता है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता, या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो भाई इसके पास पावर है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो इसका जो आंसर है 9 वाले का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब प्रतिवर्ष करते हैं, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी करते हैं। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको होती है? केवल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों को, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को? तो क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अप्रत्यक्ष जो मृत्युदंड वाला होता है, मृत्युदंड को क्षमा करने की जो शक्ति होती है वो केवल राष्ट्रपति के पास होती है। अप्रत्यक्ष व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि निकाल सकता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर संसद? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की नियुक्ति, ये तो है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, संसद का अधिवेशन आहूत करने और सत्र का अवसान करने। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, उनके अधिकारों को हस्तगत नहीं कर सकते, बाकी उनकी नियुक्ति तो कर सकते हैं। अगला है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो इसको हमने बताया था कि जो संयुक्त अधिवेशन है वो कब होता है। तो एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा रद्द कर दिया जाए यदि, या एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना,
या एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं की जाना। यदि ऐसी स्थितियां बनती हैं तो संयुक्त बैठक का प्रावधान या संयुक्त अधिवेशन का ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। लोक लेखा समिति, लोकसभा, संसद या किसी की संस्तुति की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब आकस्मिक निधि को व्यय करना होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से कर सकता है, इसको किसी की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? 74, 85, 86 या 101? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे निम्न में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं? संघ वित्त आयोग के सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, कैग की रिपोर्ट को, कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो इनमें से सही कौन से हैं? तो यदि हम सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सही है। सेकंड में जो है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, इसको नहीं रखा जाता है। अगला है लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? पीएम के द्वारा, पीएम के परामर्श से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष। तो देखो राष्ट्रपति तो करता है लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से, ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, स्वविवेक से, या संसद द्वारा बहुमत पारित प्रस्ताव होने पर। तो ये है ऑप्शन नंबर बी कि भाई लिखित परामर्श पर ही ये लगाता है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? 74, 78, 123 या 124? तो काफी फेमस है 1, 2, 3, इसके तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपातकाल में, वित्तीय आपात में, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, या लोकसभा के अधिवेशन की न रहने की स्थिति में। तो सदन में यदि अधिवेशन नहीं चल रहा है तो वो अध्यादेश जारी होता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? यानी संसद के सदस्य रखे होने के बाद उसको कानून बनाना जरूरी होता है, स्वीकृति जरूरी होती है। 6 सप्ताह के भीतर उसे संसद के सदनों में रखा जाता है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करके निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड को, ऐसे मामले में दिए गए दंड को जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति सभी प्रकार के दंडों को क्षमा कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो। 3 प्रकार की होती है, पूर्ण निषेध और निलंबित वीटो या पॉकेट वीटो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति ने जिससे एकमात्र मामले में वीटो यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था वह कौन सा था? हिंदू कोड बिल, पेप्सो विनियोग अधिनियम, डाकघर अधिनियम या दहेज प्रतिबंध। डाकघर अधिनियम जब पारित किया गया था तो उस समय जो राष्ट्रपति थे उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो में क्या होता है भाई, पॉकेट में चला गया, अब मतलब लंबे समय तक के लिए वो स्थिर है, अब मतलब राष्ट्रपति की इच्छा है वो उसके अंतर्गत हो गया था। अगला है राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो सभी को पता है, आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियंस को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है? तो इसको हम देख चुके हैं, जब राष्ट्रपति नहीं रहता तो उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन जब दोनों ही नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला है लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उस पर पुनः पास कर देती है तो राष्ट्रपति के पास भेजती है तो क्या होगा? राष्ट्रपति पुनः लौटा सकता है, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, अनुमति देगा या सुप्रीम कोर्ट अनुमति देगा। तो एक बार यदि पुनर्विचार करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है तो उसको पारित करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक या व्यक्तिक? तो ये जो अधिकार है ये होता है विधायी अधिकार, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की, बिल्कुल सही। योजना आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की यदि हम बात करें तो केवल वित्त आयोग के अध्यक्ष की जाती है। मुख्यमंत्री जनता चुनती है भाई, विधानसभा का दल का नेता कहलाता है, सदन का नेता। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा या विधान परिषद है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो विधानसभा है इसके महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष की आयु आवश्यक है, पढ़ा लिखा, सांसद चुने जाने की योग्यता, देश का नागरिक हो। तो भाई पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। सोचिए आप जरा कि भाई चपरासी से लेकर कोई भी पद तक यदि पाने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो,
उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या वह काम चलाऊ रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो किस स्थिति में वो मतदान नहीं कर सकता, तो वो होती है ऑप्शन नंबर सी कि विधानसभा मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति को विशेष मामले में किसी अपराधी को क्षमा देने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रकार के तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो तब नहीं कर सकता, तो दूसरा तो गलत हो गया, पहला सही है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। और चौथा है, राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के नाम निर्देशित करने का शक्ति है। तो पहला और रुकिए 1 मिनट, इसमें क्या हो गया है, कौन से कथन सही है? तो 15 वाले का ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड सही है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद के सत्र में हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16वें वाले का ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, गणतंत्र है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है, खड़ा हो सकता है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है जनता द्वारा, संसदों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो जो निर्वाचित सांसद होते हैं और निर्वाचित विधानसभा सदस्य होते हैं तो उन्हीं के द्वारा इनको चुना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंडल के सदस्य होते हैं, लोकसभा में चुने गए सदस्य, राज्यसभा के चुने गए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। विधान परिषद के चुने सदस्य नहीं रहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर कौन देखता है, किसकी सलाह ली जाती है? इसको हम देख चुके हैं भाई, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है, सुप्रीम कोर्ट की इसमें सलाह ली जाती है। तो और अगला प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा 80,000, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख कितना वेतन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है 5 लाख रुपए प्रति माह इन्हें वेतन मिलता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15,000 रुपये। अगला है, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया मिलता है? पेंशन के रूप में 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए या 9 लाख रुपए। तो इसको आजीवन 9 लाख रुपए पेंशन के रूप में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या मंत्रिपरिषद का? तो ये होता है संसद का, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों में पारित हो, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे, या जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता है, या सर्वोच्च न्यायालय से केंद्रीय संसद के अधिकार के क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो जब राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे देता है तो वह जो बिल होता है वो अधिनियम बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बराह वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह या शंकर दयाल शर्मा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। अगला है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2 अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे थे जो राजेंद्र प्रसाद थे, हमारे पहले राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कथनों में से विचार करना है। 35 वर्ष से आयु के ऊपर का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए बन सकता है, ठीक है, सही बात है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्विचार का पात्र है, हाँ, एक से कई बार भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं भारत में। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन का पात्र नहीं है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग। तो जो इसका आंसर है तो इसका जो आंसर है 9वें वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय संसद। अगला है, निम्न में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति को है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। इसको हम देख चुके हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनको चुना जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा।
अगला है, भारतीय गणतंत्र वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो इसका आंसर है 12 वाले का हमारा ऑप्शन नंबर ए, एस राधाकृष्णन। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? तो ये राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था निर्वाचक मंडल द्वारा, जनता के द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा? तो इसका आंसर है संविधान सभा के द्वारा इनको चुना गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसको भी हम देख चुके हैं, न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि निर्वाचित संसद सदस्य और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सभी संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का एक मत है। सभी संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है। तो क्या होता है, जो इनकी मतों की संख्या होती है वो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 18 वाले का ऑप्शन नंबर बी होगा कि सभी संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक। इसको थोड़ा सा चेक करना, इसमें डाउट लग रहा है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, दोनों सदनों को या पीएम को? तो ये दोनों सदनों को, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्य, लोकसभा के 2 सदस्यों को इसमें मनोनीत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श, संसद के सदनों को संदेश भेजना या क्षमादान करना? तो शक्ति नहीं है। अध्यादेश तो कर सकता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श भी ले सकता है और क्षमादान भी कर सकता है, लेकिन संसद के सदनों को संदेश भेजना इसकी शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं पीएम की सलाह पर? बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ये विघटन कर सकते हैं। अगला है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री? तो ये राष्ट्रपति ही होते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक ही व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो भारत में तो कई बार बन सकते हैं, कोई इसमें बाध्यकारिता नहीं है कि आप एक बार या 2 बार बन सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति कितने ही बार बन सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? प्रतिभा पाटिल, एपीजे कलाम, के नारायण, आर वेंकटरमण? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर ए। में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा? विधान परिषद में भाग नहीं लेते, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें से निम्न में कौन सा क्रम सही है? तो भाई क्रम जरूर याद रखना, बहुत सारी ट्रिक डली हुई हैं, इनके क्रम को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति को लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे फिर से पास कर देती है और राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी ही पड़ेगी, बाध्य रहते हैं, अब दोबारा इसको वापस नहीं लौटाया जा सकता। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है, इसको हम देख चुके हैं। आशा करता हूँ आपको प्रश्न पसंद आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।